इससे पहले वाले टॉपिक में जैसे अपन ने सारी सीखने की विधियां जो है वो लगभग कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा कुछ प्रभावशाली विधियां और भी होती हैं बालकों को सिखाने के लिए। तो उनमें से सबसे पहले जैसे आ जाती है करके सीखना। करके सीखना मतलब कोई भी काम अपन खुद अपने हाथ से करते हैं ना, तो वो काम अपन को हमेशा याद रहता है और उस काम को अपन क्या करते हैं, जल्दी भी सीखते हैं। ठीक है, एक आपको सिंपल बता दिया जाए कि ये काम ऐसे करके ऐसे होता है तो अपन को थोड़ी ना सीखा जाएगा। वो तो सिर्फ अपने दिमाग में रह गया, हाँ ठीक है ऐसे किया जाता है मैं कर लूंगा। जब करने लगते हैं ना तब उस चीज को सीखा जाता है, सीधा नहीं सीखा जाता। जब तक आपको कह दिया कि हाँ क ऐसे लिखा जाता है, आपको बता दिया बोर्ड पर लिखकर बता दिया कि क ऐसे लिखा जाता है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक थोड़ी ना सीखा जाएगा। आपको खुद को ही करना पड़ेगा वो काम, चाहे कोई भी काम हो दुनिया का। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं अपनी लाइफ में, वो काम जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई भी नहीं सीख सकता। तो इसीलिए कहा है कि करके सीखना। बालक जिस कार्य को वो खुद करेगा ना तो वो उसे जल्दी सीखेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि डू योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना काम खुद करो, ठीक है, तो आप जल्दी सीखोगे। इसी तरह से नेक्स्ट है जैसे निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करने सीखा यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आपके घर में कोई मिस्त्री आता है, आप उसको बड़े ध्यान से देखते हो कि हाँ ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगली बार तो मैं खुद ही कर लूंगा। आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो उसका कि वो कैसे कर रहा है। ठीक है, चाहे हो ना अपने से, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उन चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उस चीज को सीखते हैं। और ऑब्जर्व करके सीखते हैं, अगर वो उस काम को दोबारा करने की कोशिश करते हैं ना तो हो सकता है वो सीख भी जाए। तो वो क्या होता है, निरीक्षण करके सीखना, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखना, लर्निंग। ठीक है, तो बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करता है, किसी भी वस्तु का कर सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का कर सकता है, किसी वस्तु का कर सकता है, या किसी स्थिति का भी कर सकता है। कोई सामने कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसका भी ऑब्जर्वेशन करके वो सीख सकता है कि हाँ इस समय जो अगर किसी को चोट लगी है ना, अगर उसने अपने मम्मी को या पापा को उस चोट पे बैंडेज लगाते हुए देखा है या कुछ भी देखा, तो उसने निरीक्षण किया, अच्छा ऐसे चोट लगेगी तो उसको ऐसे साफ करना है और उसके बाद उस पर दवाई लगाना है और उसके बाद उस पर बैंडेज बांधनी, तो उसने उसका निरीक्षण किया है, ऑब्जर्वेशन किया है उसका। उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो खुद कर लेगा। इसका मतलब उसने उस चीज को ऑब्जर्व करके सीख लिया। लेकिन उसमें इसको क्या करना पड़ता है, इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपकी देखेगा, सुनेगा, ठीक है, महसूस करेगा उस चीज को, उसके बाद उसको सीखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, उस वस्तु का चित्र जो होता है ना उसके दिमाग में क्या हो जाता है, वो छप जाता है। बस इतना होना चाहिए कि उस चीज में उसकी रुचि होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही देख रहा है बैठकर। अगर उसका मन होगा ना, किसी चीज, किसी का इंजीनियर बनने का मन होता है या किसी को डॉक्टर बनने का मन होता है ना, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के जो कर रहा होता है ना, अगर वो जाएगा हॉस्पिटल जाएगा तो वो देखेगा कि डॉक्टर अच्छा इस चीज का यूज कर, वो वहाँ क्वेश्चन भी करेगा कि ये क्या है जिससे आप ये कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका ऑब्जर्व करना हो गया, तो वो क्या होगा, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। यानी कि उसके स्पष्ट चित्र जो होते हैं उसके दिमाग पर क्या हो जाते हैं, वो पूरे चित्र जो होते हैं अंकित हो जाते हैं। फिर आता है परीक्षण करके सीखना। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। ठीक है, बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा सीखता है। परीक्षण करता है, टेस्ट करता है किसी भी चीज को। ठीक है, टीचर ने एक चीज बता दी कि अच्छा नींबू जो है ना वो सिंपल वाटर में तो क्या है, डूब जाएगा, और स्लाइन वाटर में ऊपर तैरता रहेगा। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं करके देखूंगा घर जाके। वो घर जाकर उसका टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद संतुष्ट होगा और उसके बाद उस चीज को कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो वो हो गया परीक्षण करना, कि टीचर ने कोई चीज बताई उसके बाद आप घर जाकर उस चीज को टेस्ट कर रहे हो कि वो सही भी है या नहीं है, या उस चीज को मैं सीखना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे हुआ। कुछ बच्चों में होता है ना कि ऐसा कैसे हुआ, वो प्रयोग हम कर कर देखे। जैसे ध्वनि की तरंगे होती है, तो आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए होते हैं बच्चों के बुक्स में कि आप घर पर जाकर इनको कर कर देख सकते हो। जैसे पानी की बाल्टी लेंगे या पानी की प्लेट लेंगे, पानी भरकर उसके अंदर जरा सा चम्मच से जोर से मारेंगे ना तो उसमें अपन को वो ध्वनि की तरंगे दिखाई देती है। ठीक है, तो वो क्या होगा, बच्चे ने उसको परीक्षण किया, उसका टेस्ट किया। तो नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है और उसके बाद वो उस चीज को कभी नहीं भूलेगा। तो बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है, परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अच्छा ये सही है इसका मतलब। फिर है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। एक अकेला व्यक्ति जो होता है ना वो बहुत कम सीख पाता है। अगर वो ग्रुप में रहेगा ना तो ग्रुप में रहकर वो बहुत सारी चीजें सीखता है, अच्छी भी सीख सकता है और बुरी भी सीख सकता है। जैसे वाद विवाद है, वाद विवाद आपस में जो बातें करते हैं ना अपन, कंसल्ट करते हैं एक दूसरे, वही तो वाद विवाद होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर, डिबेट जिसको बोलते हैं। सेमिनार लगते हैं, उसके अंदर भी अपन को भी बोलने का मौका दिया जाता है और सामने वाले भी बोलते हैं।
ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स भी बोलते हैं, अपने से क्वेश्चन भी करते हैं, तो वो सेमिनार होता है। इसी तरह से सम्मेलन होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, और एक डाल्टन विधि होती है, इसके अंदर भी यही होता है। इसके अंदर भी एक जैसे बताने वाला होता है और बाकी सुनने वाले होते हैं, उसके अंदर भी यही होता है। सामूहिक विधि ही तो हुई वो, आप क्लासरूम में बैठते हो पढ़ने के लिए, तो वो भी क्या है, एक सामूहिक विधि तो है, वही डाल्टन विधि के अंदर आता है। फिर आता है मिश्रित विधियों द्वारा सीखना। इसमें आता है पूर्ण व आंशिक विधि को मिश्रित रूप करके सीखना। तो पूर्ण से आंशिक का मतलब होता है किसी चीज को पहले आपको ओवरऑल दिखा दिया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जो उसको बताया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो जाती है, कुछ विधियों का मिश्रित रूप लेना पड़ता है उसके अंदर, एक विधि से काम नहीं चलता पूर्ण से आंशिक की ओर के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारी विधियां यूज करनी पड़ती है इसके अंदर, तो वो क्या होगा, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना। क्लास के अंदर आप केवल एक विधि का प्रयोग कर नहीं सिखा सकते, आपको उसमें लेक्चर मेथड भी लेना पड़ेगा, प्रयोग विधि भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार निरीक्षण का भी लेना पड़ता है, परीक्षण भी देना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट भी देने पड़ते हैं, सांख्यिकी विधि भी साथ ही चलती है, बहुत सारी विधियां साथ साथ चलती हैं। प्रॉपर एक विधि का प्रयोग कर कर बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता, बहुत सारी विधियां प्रयोग करनी पड़ती हैं एक साथ। फिर देखो अपने आते हैं अधिगम के पठार, यानी कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। पठार क्या होते हैं, आप जैसे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जो है आपको 2 घंटे लगातार पढ़ना है मान लो, तो 2 घंटे के अंदर बीच में जब आप खड़े हो जाते हो, थक जाते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, वो अधिगम का पठार कहलाता है। करते गए थक गए, अब बैठ रेस्ट कर लिया, अब जो आपका रेस्ट पीरियड है ना, वो क्या है, वो पठार है एक तरह का। ठीक है, जैसे ग्राफ पेपर में बनता है ना, जैसे आप कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ता गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, यहाँ पर थक गया, तो यहाँ पर पठार आ गया, समय सीमा रुक गई, फिर उसके बाद वो फिर शुरू हुआ, फिर उसके बाद हो सकता है उसके बाद उसकी सीमा बढ़ जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, हो सकता है पहले से ज्यादा पढ़ने लग जाए, हो सकता है उसी तरह से पढ़ रहा हो, फिर उसके बाद फिर उसके बीच में रेस्ट पीरियड आ गया, फिर वो फिर क्या कहलाया, वो फिर पठार कहलाया। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो, ठीक है, उनका जब आपने खुद ने बनाया था ना, तो आप उसका ग्राफ देखते हो, अच्छा मेरे ग्राफ को या मेरे वीडियोस को इतना देखा है, उसके बाद किसी ने नहीं देखा, सीधी लाइन आ जाती है ना, इसके बाद उसने किसी ने नहीं देखा, तो वो क्या होगा, वो पठार बन गया एक तरह से। ठीक है, तो जियोग्राफी में जो पठार है उसका कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर पठार का मतलब है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि बीच में जो रुकावट आती है ना पढ़ते समय, वही पठार है। तो जब व्यक्ति किसी क्रिया को सीखता है तो कुछ समय तक उसके सीखने की गति तो उच्च रहती है स्टार्टिंग में, तो और उसके बाद क्या होती है, कुछ समय बाद एक ऐसी परिस्थिति आती है जब उसकी सीखने की गति क्या हो जाती है, बिल्कुल धीमी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, किस कारण से हो जाती है, इसके भी बहुत सारे कारण है कि क्यों हो जाती है। कई बार तो हम बोर हो जाते हैं, कई बार कोई टॉपिक ही ऐसा होता है कि इतना ज्यादा टफ होता है कि हम उसको समझना ही नहीं चाहते आगे। पहले तो बड़ा मजा आता है कि हाँ धीरे धीरे सीखते, बहुत आसान सा होता है, सीख रहे, लेकिन आगे क्या है, बहुत टफ हो जाता है। जैसे मैथ में नहीं होता, पहले तो हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड, यहाँ तक तो ठीक है, फिर उसके बाद वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर आ लेते हैं, उसके बाद हमारा मैथ में क्या हो जाता है, प्लेट्यूज बनने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उसको सीखना हम बंद कर देते हैं या धीरे हो जाते हैं सीखना उसको। तो ऐसी परिस्थिति आती है कि जब उसको सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और यह गति कुछ समय तक क्या होती है, बनी रहती है। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अब आगे जा ही नहीं सकता, आगे कुछ बढ़ नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल धीमा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, जब व्यक्ति आगे की ओर गति नहीं कर सकता, परंतु कुछ समय बाद व्यक्ति पहले के समान या पहले से अधिक गति करने से कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के सीखने की गति में जो रुकावट आती है, उसे क्या संज्ञा दी गई है, उसे पठार की संज्ञा दी गई है, यानी कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग की संज्ञा दी गई है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने के वक्र में एक ऐसी अवस्था आती है जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने की बजाय क्या है, सीधी चलने लगती है। तो ग्राफ पेपर पर सीधे समान को क्या कहा जाता है, सीधे स्थान को पठार कहा जाता है उसको। इसमें व्यक्ति की डेफिनेशन है, रॉस की डेफिनेशन है, इन्होंने दी थी कि सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी कि ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। ठीक है, ना तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, ना ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बस एक जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो वो चीज पठार है रॉस के अनुसार। फिर अधिगम के पठार के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया था। मोस्टली इसका नाम, पूरा नाम बहुत कम दिया जाता है, ब्रूनर दिया जाता है इनका नाम। ठीक है, तो पठार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ब्रूनर के द्वारा किया गया था। ये देखो, ये जैसे पठार बना हुआ है ना, सीखने की सीमा, ठीक है, फिर सीखने का समय है एक तरफ, पहले तो तीव्र गति से गया,
फिर अधिगम का पठार बन गया, यानी कि सीखने की गति क्या हो गई, रुक गई। फिर उसके बाद फिर तीव्र गति से गया और फिर अधिगम का फिर से पठार बन गया और फिर उसने पुनः सीखना फिर प्रारंभ किया। अपनी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाए, ये ग्राफ नीचे भी आ सकता है, ठीक है, नीचे आएगा तब भी वापस से पुनः पठार बन सकते हैं। फिर आते हैं अधिगम पठार बनने का कारण। फर्स्ट पॉइंट है क्रिया की जटिलता। जटिलता क्या होती है कि जटिलता के अंदर जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट है पहले बहुत इजी लगेगा, ठीक है, कोई भी है, जैसे आप मैथ का ले लो या इंग्लिश का ले लो या टाइपिंग ही ले लो। टाइपिंग करते हैं ना तो सबसे पहले अपन को अल्फाबेट सिखाने शुरू करता है, ABCD और इस तरह के सिखाते हैं। जब वो स्पेलिंग्स आती है तब वो क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। अब स्पेलिंग्स कैसे बनाए, बहुत मुश्किल हो जाती है ना। जो टाइपिंग सीखते हैं उनको पता होगा कि क्रिया की जटिलता जो होती है उसके अंदर होता है कि जैसे आप कोई भी सब चीज है वो बिल्कुल पहले तो मतलब आसान है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो जटिल हो जाती है। और जटिल होने के कारण क्या होता है, हमारा मन जो होता है ना वो करना नहीं चाहता, फिर थोड़े टाइम का ब्रेक चाहता है, तो वो क्या होता है, वो पठार बनने शुरू हो जाते हैं। फिर है सीखने की इच्छा शक्ति का प्रभाव। इच्छा शक्ति मैंने आपको पहले ही बता दी कि चाहे ऑब्जर्वेशन है, परीक्षण है, निरीक्षण है, कोई भी विधि है, अगर आपकी इच्छने की इच्छा नहीं है ना, सीखने की इच्छा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, तो पठार बनेंगे ही बनेंगे। फिर उसके बाद है अभिप्रेरणा का अभाव। अभिप्रेरणा या पुनर्बलन, जैसे कि उसको प्राइज देना, ठीक है, या उसको मोटिवेट करना, अगर वो नहीं होगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सीखना बंद कर देगा या फिर धीमी हो जाएगी उसकी गति, तो पठार बनने शुरू हो जाएंगे। अनुचित शिक्षण विधि। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, मुश्किल से मुश्किल विधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, विधियां वही प्रयोग में ली जानी चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम मुश्किल विधियों का प्रयोग करेंगे और बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो अनुचित शिक्षण हो जाएगा। तो बच्चे उसको समझेंगे नहीं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो तो उसको सीख ही नहीं रहे हैं, वो तो सो रहे हैं, उनके लिए तो पठार सीधे बनने शुरू हो गए हैं, वो नहीं सीखेंगे उस चीज को। अगर आपने उनके लेवल के अकॉर्डिंग विधियों का या इंटरेस्टिंग विधियों का प्रयोग करोगे ना तो उनका जो लेवल है, वक्र जो है ना, वो ऊंचा उठता जाएगा। ये जो बीच में पठार आ रहे हैं ना, ऐसे पठार बहुत ही कम बनेंगे। ऐसे जिसमें तो थोड़े से समय में क्या है, 2 या 3 बन गए हैं तो उसमें एक ही बनेगा। हाँ, रेस्ट की जरूरत होती है, तभी तो आपके स्कूल टाइमिंग के बीच में भी रेस्ट पीरियड रखा जाता है ना, एक हाफ टाइम रखा जाता है, जो वो वही तो होता है कि आपको रेस्ट देने के लिए रखा जाता है। वो सीखने से संबंधित उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ आपको रेस्ट के लिए पीरियड दिया जाता है। फिर आ जाता है जैसे थकान। कुछ व्यक्ति होते हैं या तो मतलब शारीरिक कमजोरी के कारण या किसी मानसिक कमजोरी के कारण बहुत जल्दी थक जाते हैं। थक जाने के क्या कारण क्या होता है कि अधिगम के अंदर जो है वो पठार बनने शुरू हो जाते हैं कि वो थोड़े टाइम बाद फिर थक जाता है, ठीक है। अगर उसको 1 घंटा पढ़ने के लिए बिठा दो ना तो उसके अंदर 1 घंटे के अंदर भी वो कम से कम 4 से 5 ब्रेक लेता है, तो वो क्या होगी, थकान के कारण जो है वो उस चीज को नहीं गेन कर पाता है। फिर प्रेरणा का अभाव। अभी प्रेरणा या प्रेरणा दोनों एक ही चीज है। अब प्रेरणा के अंदर जैसे उसको बार बार मोटिवेट करना, अभी प्रेरणा में तो क्या था कि उसको प्रेरित किया जा रहा था बार बार और उसको पुनर्बलन भी दिया जा रहा था। अभी प्रेरणा में प्रेरणा और पुनर्बलन दोनों होते हैं। और प्रेरणा में क्या होगा, केवल उसको मोटिवेट करना कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तुमसे और अच्छा होगा, तो वो तो हो गई प्रेरणा। फिर है अभ्यास की कमी। अभ्यास की कमी यानी कि प्रैक्टिस की कमी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका खुद का कंप्यूटर ही है तो इसमें आप प्रोग्रामिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज़्यादा आपसे जल्दी होती है और एकदम क्लियर होती है। उसी तरह से मैथ में भी होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैथ में कभी भी एक जैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हमेशा कुछ अलग ही होगा। होंगे वो उसी मेथड से लेकिन वो उसको पूरा घुमा घुमा कर दे देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास की कमी के कारण क्या होगा, पठार बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण वातावरण। कई बार ऐसा वातावरण ही ऐसा होता है कि बेचारे को बार बार जो है वो पठार लेने ही पड़ते हैं, क्या करें, वो घर के वातावरण हो जाते हैं, हो सकता है स्कूल का वातावरण ऐसा हो, ठीक है। वो ऐसे वातावरण कैसे होते हैं, दोषपूर्ण वातावरण होते हैं। घर में पढ़ने का माहौल ही नहीं हो, हर समय लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं, वो दोषपूर्ण वातावरण होता है। फिर आ जाता है शारीरिक व मानसिक दोष। कोई व्यक्ति है उसकी एनी टाइम कमर में ही दर्द होता रहता है तो वो बेचारा बैठ ही नहीं सकता, तो उसको बार बार खड़ा होना ही पड़ता है, ठीक है, तो उसका मन ही नहीं लगेगा। अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है ना, शरीर में किसी जगह दर्द हो रहा होता है, ठीक है, या पेन हो रहा है, तो उसमें क्या है, आप पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसके अलावा मानसिक दोष। मानसिक दोष के अंदर क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती है मानसिक दोष के अंदर, ठीक है। आप किसी चीज को मतलब अधिक से बहुत ज्यादा सोचते हो किसी बात को, तो वो भी एक तरह का मानसिक दोष ही होता है।
ठीक है, या सोचते ही नहीं हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपना खाया पिया और सो गए, वो भी एक तरह के मानसिक दोष ही होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे जाते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपकी हर एक चीज के अंदर दोष निकाल देगा कि अच्छा ये भी मानसिक दोष के अंदर है, ये भी मनोवैज्ञानिक रोग है, जो अपने सोचा भी नहीं होगा, अच्छा ये भी मनोवैज्ञानिक रोग है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो शारीरिक और मानसिक दोष जो होते हैं ना, वो भी इस पठार को बनाने के कारण बनते हैं। फिर अब पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, इसमें अपन टाइपिंग वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में आपने जैसे सीखा ABCD प्रेस करना सिखा रहे हैं अभी आपको, ठीक है, महीने भर तक आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई, अब आपकी आदत बन चुकी है कि आप ABCD आप आराम से प्रेस कर सकते हो। अचानक से क्या किया, स्पेलिंग सिखानी शुरू कर दी। अब उस आदत को दूसरी आदत में चेंज करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, दोनों में संघर्ष होगा आपस में, ठीक है। संघर्ष होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है वो पठार बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसको बहुत बोर लगने लग जाएगा, या पुरानी आदतें जल्दी से छूटती नहीं है, तो इस वजह से क्या होएंगे, पठार बनने शुरू हो जाएंगे। बौद्धिक सीमा यानी कि मेंटल एबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती है। जो बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उसके बारे में एक भी पठार नहीं बनेगा, सीधा का सीधा जाएगा वक्त, सीधा का सीधा जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पठार बिल्कुल, मतलब ये जो वक्र जो होता है बिल्कुल सीधा बनता है, ठीक है, बीच में कोई भी पठार नहीं आता, बहुत कम व्यक्ति होते हैं ऐसे। फिर आता है सीखने का समय, सीखने का किसी में तो सिटिंग पावर होती है, कोई 10 घंटे भी बैठ के पढ़ लेता है, किसी में 10 मिनट भी बैठने की पावर नहीं होती है, 10 मिनट बाद फिर खड़े होकर इधर उधर घूमने लग जाते हैं, या फोन चला लेंगे या कुछ भी करने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरह के पठार बनना ही होता है। फिर इसके अलावा इसके और भी आप खुद भी बहुत सारे कारण ढूंढ सकते हो। आप खुद पढ़ने बैठो ना, तो खुद देखना कि अच्छा हमने इस वजह से बीच में पढ़ाई करनी छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, वही पठार का कारण होगा, ठीक है। निराशा है, पढ़ने के प्रति कई बार निराशा उत्पन्न हो जाती है, उदासीनता है, बोर हो जाते हैं, अस्वस्थता, स्वस्थ नहीं रहते हैं, ठीक है, फिजिकली हम ठीक नहीं रहते हैं, तो उत्साहहीनता यानी कि रुचि कम होना आदि। इसके अलावा आप बहुत सारे कारण खुद भी जोड़ सकते हो जो कि पठार बनने के होते हैं।